नमस्कार। वेलकम बैक टू अरिहंत ऑनलाइन क्लासेस। आज करेंगे हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 4 और वेरी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को भी आज देखेंगे, इसीलिए पार्ट 4 मोस्टली बनाया है मैंने। तो अब हुआ क्या कि रेन ऑफ टेरर खत्म हो गया है, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर को मार दिया गया है। अब उसके बाद फ्रांस में बनाया गया है एक नया कॉन्स्टिट्यूशन। नया कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पूरी तरह से नया नहीं किया गया है, कुछ रूल्स को थोड़ा सा चेंज किया गया है। जैसे अब तक 21 साल से ऊपर हर आदमी को वोटिंग राइट दे दिया गया था मैक्सिमिलियन के टाइम पे। अब वो राइट छीन लिया गया है उनके से जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, नॉन प्रॉपर्टाइज्ड। जितने भी लोग नॉन प्रॉपर्टाइज्ड हैं उनसे वो राइट छीन लिया गया है, अब आप वोट नहीं दे सकते। एक डायरेक्टरी अपॉइंट की गई है 5 मेंबर्स की, ताकि जैसा मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर के टाइम पे हुआ कि सारी पावर एक हाथ में चली गई, वैसा ना हो, इसलिए 5 मेंबर की डायरेक्टरी बनाई गई थी। हालांकि इसको बहुत सक्सेसफुल नहीं बोलेंगे, इसने फ्रांस की गवर्नमेंट को एक तरह से कमजोर कर दिया, क्योंकि जो डायरेक्टरी थी, डायरेक्टर्स जो थे और जो लेजिस्लेटिव थे, इन दोनों के बीच में क्लैश होते रहते थे। एक दूसरे के बात से सहमत नहीं होते थे, इसलिए न कभी कोई डिसीजन आ पाता था, न कभी कोई स्ट्रिक्ट फैसला हो पाता था। तो ये जो है ये बहुत सॉरी क्रैश लिख दिया, क्लैश है। ये जो है एक बहुत ही बड़ा रीजन निकलेगा कि आगे जाके एक डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट एक डिक्टेटर फ्रांस को ओवरटेक कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब बात आता है कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या वुमेन भी थी रिवॉल्यूशन में, या वुमेन रिवॉल्यूशन में क्या हिस्सा था। तो देखिए, वुमेन शुरू से ही रिवॉल्यूशन का बहुत मेजर पार्ट रही है, हमेशा से पार्ट रही है। हालांकि इनको रिवॉल्यूशन का उतना फल मिला नहीं है जितना मेंस को मिला है। लगभग 60 वुमेन क्लब्स थे, जिसमें से दो बहुत फेमस हैं, एक है सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी और दूसरा है रिपब्लिकन वुमेन। ये दो वो क्लब्स हैं जो अच्छे खासे फेमस क्लब हैं, जिनके पास अच्छी खासी मेंबरशिप्स थे, अच्छे खासे मेंबर्स थे। यही दोनों मशहूर हुए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे। हुआ क्या, इनकी डिमांड क्या थी, इनको वुमेन के लिए बेटर लिविंग चाहिए थी, इनको वुमेन के लिए वोटिंग राइट चाहिए था। लेकिन वोटिंग राइट तो इनको मिलता नहीं है, लेकिन कुछ इनको फ्रीडम्स मिलते हैं। जैसे स्कूल्स में गर्ल्स को पढ़ना कंपलसरी कर दिया जाता है। हालांकि क्या होता ऐसा था कि जो थर्ड स्टेट की वुमेन थी उनको घर के साथ काम भी करने होते थे, जैसे फील्ड का वर्क है, ब्रेड लेने जाना है, बाकी घर के काम, आर्टिस्टिक कमाने के लिए वर्क करना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं उनका एजुकेशन रह जाता था, तो इसलिए ऑल गर्ल्स के लिए कंपलसरी कर दी गई है एजुकेशन। डाइवोर्स एक इशू है, डाइवोर्स एक मेजर इशू है जिसको सॉल्व किया गया है। मतलब अब डाइवोर्स चाहे मेल दे चाहे फीमेल दे, दोनों को लीगल बना दिया गया है। और तीसरा कि मैरिज जो है अब फादर डॉटर की विल के बगैर नहीं कर सकता, बिना उसकी मर्जी की उसकी शादी नहीं हो सकती। इतने फ्रीडम्स तो मिले, लेकिन अभी इनको चाहिए थे, और इनको चाहिए थी मर्जियां, और इनको चाहिए थी वोटिंग राइट, जो कि नहीं मिल पाया। फिर क्या होता है, जब रेन ऑफ टेरर आता है, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर का टाइम आता है, तो इन क्लब्स को बैन कर दिया जाता है, वुमेन क्लब्स को पूरी तरह से बैन कर दिया जाता है कि अब आपकी कोई जरूरत नहीं है, और ना ही आप कोई पॉलिटिकल वर्क कर सकते। तो उसके बाद कुछ टाइम तक ये बैन चलते हैं, बाद में ये फिर निकल के आते हैं, और लगभग 200 साल तक ये लोग क्या करते रहते हैं, अपने लिए रिवॉल्यूशन लाते रहते हैं। लेकिन 200 साल बाद जाके 1946 में 1946 में आई थिंक पिछली वीडियो में मैंने 48 बोल दिया था, सॉरी। 1946 में इनको वोटिंग राइट मिलता है, मतलब अपनी आजादी से एक साल पहले 1946 में इनको वोटिंग राइट मिल जाता है। फिर उसके बाद आता है स्लेव ट्रेड की बात। स्लेव ट्रेड, स्लेव मतलब होते हैं बंधुआ मजदूर, जिसको आप कह लीजिए। स्लेव्स मतलब होता है कि आपके यहाँ जैसे काम करता है नौकर, तो उसको आप देते हैं सैलरी। स्लेव में क्या होता है, उसको सैलरी नहीं देनी होती है, उसको परचेज करते हैं कम दाम पे, फिर जिंदगी भर उससे काम कराएंगे और उसको ना 1 रुपया देंगे, ना उससे पैसा, उसको एक भी पैसा मिलेगा नहीं। उसको बोलते हैं स्लेव। मतलब वो हमेशा आपका नौकर बन के रहेगा, लेकिन आपको उसको कुछ पे नहीं करना है, आप उससे जिंदगी भर काम करा सकते हो। तो ये यूरोप से अफ्रीका, अफ्रीका से अमेरिका जाता था, ट्रेड चलता था। प्लांटेशन वर्कर्स को चाहिए होते थे, बिजनेसमैन को चाहिए होते थे स्लेव, तो ये स्लेव ट्रेड चलता रहता था, जो एक बार आरओटी के टाइम पे, यानी रेन ऑफ टेरर के टाइम पे 1794 में बैन किया गया था। लेकिन इसको परमानेंट बैन नहीं बोलते, क्योंकि 10 साल बाद ही जब नेपोलियन बोनापार्ट आता है तो इसको हटा देता है, वापस से स्लेवरी चालू हो जाती है, स्लेव ट्रेड चालू हो जाता है। खासकर अफ्रीकन नीग्रोस का, नीग्रो वर्ड एक नॉर्मल वर्ड नहीं है, स्लैंग लैंग्वेज है। आपकी बुक में लिखा है इसलिए मैंने बोल दिया, इसको यूज नहीं करना है। मतलब वो अफ्रीका के वो लोग जो स्लेव्स बनते थे। दूसरा, 1848 में जाके फिर इस पे परमानेंट बैन लगता है कि अब स्लेव ट्रेड जो है 1848 में फ्रांस में पूरी तरह से अबॉलिश हो जाता है। अब इसके बाद मैंने बताया ऊपर गवर्नमेंट चल रही है कमजोर, यहाँ पे लगातार क्लैशेस हो रहा है। इसका फायदा एक मिलिट्री डिक्टेटर उठा लेता है, जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। बहुत फेमस नाम है,
चाहे वो फ्रांस की हिस्ट्री हो चाहे वर्ल्ड की हिस्ट्री हो, दोनों ही नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये, जो 1804 में अपने आप को फ्रांस का डिक्टेटर घोषित कर देता है, मिलिट्री डिक्टेटर बन जाता है। 1815 तक रहता है। 1815 में वाटरलू की वॉर में इसकी डेथ हो जाती है, ये 1815 में मार दिया जाता है। ये इतने साल के लिए यहाँ फ्रांस में रहता है और आज थोड़ा बहुत यूरोप के देश पे भी काबू करता है, कब्जा करता है, जिसपे अपने फैमिली मेंबर्स को या अपने फॉलोअर्स को बिठा देता है। इसने अपने आप को टाइटल दिया है मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, मतलब ये यूरोप का मॉडर्नाइजेशन करने आया, यूरोप को मॉडर्न बनाने आया, ये अपना ऐसा सोचता था। 1815 में मार दिया गया है। तो अब बात आती है कि भाई हमने सीखा क्या, या फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ इससे लेगेसी आगे क्या कंटिन्यू होती है बाकी दुनिया के लिए। तो दो इंपॉर्टेंट लेगेसी है, एक तो है आइडिया ऑफ लिबर्टी, लोगों को लिबर्टी का मीनिंग पता चला, लिबर्टी का मतलब पता चला, इसको देखा देखिए अब कई जगह रिवॉल्यूशन शुरू होंगे अपनी लिबर्टी के लिए यूरोप में। दूसरा है डेमोक्रेटिक राइट्स, लोगों को अपने राइट्स पता चले, और यही दो लेगेसी हैं जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन दुनिया को देके गया है, एक आइडिया ऑफ लिबर्टी, दूसरा डेमोक्रेटिक राइट्स। इंडिया में राजा मोहन रॉय और टीपू सुल्तान, ये दो लोग हैं जिसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के फैक्ट्स को, लेगेसी को डिस्कस किया है इंडिया में। और यहीं पे आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। इसमें और कुछ नहीं है, मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट कोशिश की है कि सारे के सारे कवर हो जाएं समराइज फॉर्म में। अब पूरे टॉपिक को पढ़ लेने के बाद आप डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ज्यादा आप पोटेंशियल क्वेश्चन समझिए कि अगर आप यहां से लेकर के यहां तक मेंशन किए गए सारे क्वेश्चंस का जवाब सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है, तो इसका मतलब आपका पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो गया है, आपने मैक्सिमम पार्ट कवर कर लिया और आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत अब नहीं। किससे किससे क्वेश्चन बन सकते हैं? एक तो फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हम जानते हैं वो तीनों स्टेट्स थे, क्लर्जी, नोबिलिटी, वोटिंग राइट्स वगैरह, वो सारा सिस्टम। दूसरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, 1789 का पूरा इंसिडेंट बताना पड़ेगा ये। तीसरा एक क्वेश्चन बन सकता है इंसिडेंट ऑफ 10 जुलाई से, इंपॉर्टेंटली इंसिडेंट ऑफ 10 जुलाई से, कि भाई 10 जुलाई को क्या हुआ, किस तरह से बेस्टाइल में जो हुआ हमला, वो उसके बारे में अगर आप बता सकते हैं, आपको याद है तो। सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, क्या क्या सेक्शंस थे, हमें मालूम है 3 सेक्शंस थे, क्लर्जी, नोबिलिटी, थर्ड स्टेट, वो सब आ सकता है। टैक्सेस, इसमें जो हमारा चाहे वो टिथेस हो या टैरेस हो, ये दोनों आता है, कौन सा चर्च चार्ज करता था, कौन सा गवर्नमेंट चार्ज करती थी, फिर डायरेक्ट टैक्सेस भी थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, ये सब आप बता सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं नेशनल असेंबली से रिलेटेड, कि नेशनल असेंबली कब बनी, कहाँ बनी, और नेशनल असेंबली जो है ये क्या थी, तो ये बेंच आप बता सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आप ये पूछ सकते हैं कि नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन या नेशनल असेंबली का रोल क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। फिर बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस का बना था उस समय, उसमें क्या था हमें पता, राइट टू लाइफ था, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन था, वो सब। तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी उसका स्ट्रक्चर कैसा था, उसका डिजाइन कैसा था, अगर आप ये सोच सकते हैं तो आपका टॉपिक प्रिपेयर है। अब आ जाते हैं इन टॉपिक्स पे, जैकोबिन क्लब, जैकोबिन्स कौन थे, वो क्लब क्या था, उसका लीडर कौन था, ये टॉपिक्स। इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास, हाँ बीच में एक मिडिल क्लास का इमरजेंस हुआ था, कि मिडिल क्लास कैसे सोचने समझने लगी थी, क्या हो गया था, कुछ फिलोसफर्स के व्यूज थे जिसमें जीन जैकिस रॉक्सयू भी थे, तो उसके बारे में आ सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेन ऑफ टेरर, इससे जरूर क्वेश्चन आएगा कि रेन ऑफ टेरर क्या था, कब से कब तक था, किसने स्टैब्लिश किया था रेन ऑफ टेरर। डायरेक्टरी बन गया था उसके बाद फ्रांस 5 डायरेक्टर्स की, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, अगर आप सोच सकते हैं, अगर आपको इंसिडेंट याद है तो आपका प्रिपेयर्ड है। डिक्टेटरशिप अगर ये आता है तो ये आपका प्रिपेयर है। डिक्टेटरशिप मतलब ये नेपोलियन बोनापार्ट वाला हमारा हिस्सा है, कि नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह से रूल किया था, कब आया था, कब मार दिया गया, अगर आप ये सोच सकते हैं तो। वुमेन क्लब्स आएंगे, कि चाहे वो रिवॉल्यूशनरी वुमेन हो या जो वुमेन क्लब्स बने थे, कितने वुमेन क्लब्स बने थे और उनका क्या रोल था, इनको कब वोटिंग राइट मिला, ये सब। स्लेव ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि स्लेव ट्रेड कब अबॉलिश हुआ था, बीच में एक बार ब्रेक लगा था, कब लगा था। तो ये वो पोटेंशियल टॉपिक्स है जिसका जवाब अगर आप अपने आप से ये सवाल पूछे कि भाई इंसिडेंट ऑफ 10 जुलाई क्या था, क्या क्या सेक्शन थी सोसाइटी में, नेशनल असेंबली क्या थी, इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास था, रेन ऑफ टेरर क्या था, अगर ये सब चीजें आप अपने आप से पूछे और इसका जवाब आपका दिमाग आपको दे रहा है, आप ये चीजें समझ पा रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की अब कोई जरूरत नहीं है, एकदम रिलैक्स हो जाइए, आपको पूरा चैप्टर आता है अगर या इसके जवाब आपको मिल रहे हैं तो, और एकदम रिलैक्स होकर के आप अपनी स्टडीज को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाता है। ये पोटेंशियल टॉपिक्स है, इसके सवाल अपने दिमाग से जरूर एक बार पूछे, और अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखें। और ठीक है, इसके बाद हम मिलते हैं किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, थैंक्स।